जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मैट्रियाज ये चीज जान चुकी थी कि ये सब वायरस फैलाने के पीछे हाथ सिर्फ इस शमाना का है, लेकिन ये शमाना इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। तो अब मैट्रियाज फाइनल डिसीजन लेती है और फिर हमें कुछ पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एन वीवी से कह रही थी कि तुम शमाना की पैदाइश के बारे में जानना चाहते हो। वीवी कहते हैं हाँ, अगर तो मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसे पकड़ने में मुझे काफी आसानी होगी। एन फिर वीवी को बताती है कि शमाना ब्लॉक में तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन काफी समय पहले ब्लॉक का जो शमाना था वो इसे यहाँ लेके आया था अपना गुलाम बना के। लेकिन उस शमाना ने कॉप की प्लॉटिंग की, जिस वजह से इस ओहम ने उसे मार डाला और उसकी सारी सोर्सर पावर को अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ इस अच्छे काम की वजह से इसे स्लेब से प्रमोट करके ब्लॉक का न्यू शमाना बना दिया गया, और इस तरह इसने गांव के काफी ज्यादा अच्छे काम भी किए, जिस वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती गई और इसने हमारे ट्राइब को बहुत सारे मॉन्स्टर से भी बचाया। इस तरह करते करते ये अब इस सोसाइटी का मेंबर बन चुका है। आप देख ही सकते हैं कि ये अब बुरा हो चुका है और इसके सारे बाल भी सफेद हो चुके हैं। बीवी कहते हैं हाँ, अब ये बुरा हो चुका है, लेकिन ये अपनी जवानी से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट चाहता है इस ट्राइब से। वो अथॉरिटीज लेने के लिए इसने मैट्रियाज की सारी हदों को तोड़ दिया और इसने सारे जंगल को उसके लिए खतरे में डाल दिया था। इतने में मैट्रियाज राजवी कहती है कि ओहम तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे वो पाउच दिखाओ, उसमें क्या चीज है। ओम जैसी ही उनकी बात सुनता है तो वो डर से जाता है कि ये इतने गुस्से में। वो घबराते हुए कहता है जी जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसके अंदर खाना है जो मैंने सोचा था कि सेरेमनी के बाद मैं खाऊंगा। वो जैसे ही उस पाउच को निकाल के उसे देने लगता है तो साथ ही वो पाउच उसके हाथ से स्लिप होके इस रिवर में जा गिरता है और ये दोनों इस सीन को हैरानगी से देख रहे थे। मैट्रियाज अब शर्मिंदा हो जाती है और उसे पास की बात याद आती है कि बेबी ने बताया था कि जब वो ओल्ड मैन उस पाउच को निकालेगा तो वो ऐसे शो करेगा कि उसके हाथ कांपते हुए वो पाउच रिवर में जा गिरा है। मैट्रियाज कहती है विकर तुम एक बार फिर से ठीक थे, जैसे तुमने कहा था सेम वही सिनेरियो हुआ है और इसने वैसे ही किया है। विकर कहता है हाँ बिल्कुल, ये अपने गुनाह को अब रिवील नहीं करना चाहता, सिर्फ इसी वजह से इसने इस पाउच को फेंक डाला है। ओम चिल्लाते हुए कहता है तो क्या अब तुम्हारा ये मकसद है कि इसके अंदर उस बीमारी की एंटीडोट थी? अभी भी तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि उस पॉइजन को पिलाने में मेरा हाथ था और मैं इस फॉरेस्ट को तबाह करना चाहता था। और वो मैट्रियाज से कहता है कि मैट्रियाज आप मेरे खिलाफ कैसे सुन सकती हैं, जल्दी से इस बास्टर को सजा दी जाए मेरे पे इल्जाम लगाने की। मैट्रियाज कहती है क्या तो ये बिल्कुल ठीक रहा है विकर, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसे हम इसे सजा दे सके? तुम्हारे इनोसेंट होने की वजह से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारे ऑनर और प्राइड को प्रोटेक्ट करते हुए। शमाना कहता है बिल्कुल मैट्रियाज, तुम एविडेंस को देखे बगैर मुझे कैसे सजा दे सकती हो? वो कहती है सब खामोश हो जाए, मैं ऑर्डर करती हूँ कि आज ही इलेट को अप्लाई किया जाए। ओम ये सुन के बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है इलेट, ये इसने क्या ऑर्डर कर दिया है? फिर हमें इलेट के बारे में बताया जाता है अगर कोई फैसले का सोल्यूशन ना निकलता हो तो दोनों पर्सन को आमने सामने जंग के मैदान में छोड़ दिया जाता है, उनमें से जो हारता है वही असल गुनहगार करार दिया जाता है। और आगे बढ़ते हुए कहता है ग्रैंडफादर आप ही ने तो सिखाया है ट्राइब के ट्रेडिशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेट भी ब्लॉक्स का ट्रेडिशनल है, तो जल्दी से आप आगे बढ़े और अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करते हुए इन सब को दिखा दे कि आप ट्राइब से कितने लॉयल है। वो मन में सोचते हैं ये सारे बॉस्टर्स तो एक तरफ हो गए हैं और ये इलेट तो मेरे लिए मौत का बाइस बन सकता है। वो कहता है चलो ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, आज से 4 दिन बाद जब फुल मून होगा उस नाइट को हम इलेट करेंगे। वीवी कहते हैं 4 days माई एस, ये अभी होना चाहिए। वीवी आगे बढ़ता हुआ इसे कहता है अगर तुम ट्राइब के ट्रेडिशनल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो तुम्हें ये रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि इलेट आज से 4 दिन बाद डिसाइड हो, ये मैट्रियाज डिसाइड करेंगी कि इलेट किस दिन होना चाहिए। ये उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसके पास अब कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिकर अब अपनी बात पे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो इसे फंसा चुका था। वो कहता है चलो ठीक है इस अभी की अभी इसे किया जाए। सब अब इस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ मैट्रियाज कहती है चलो इलेट को स्टार्ट किया जाए। ये सब वॉरियर वहाँ एक सर्कल बनाते हैं, इसके दरमियान इलेट होता है, जो भी पर्सन उस सर्कल को छोड़ के जाता है ये उसे पकड़ के वापस उस सर्कल में फेंकते हैं जब तक वो मर ना जाए। मैट्रियाज बताती है कि ये जो मेरे पीछे माउंटेन है इसके ऊपर हमारे एंसेस्टर्स के ग्रेव्स हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स भी इस इलेट को देख रहे हैं और जो भी इस ट्राइब का गर्दार हुआ मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब हमारे अबाओ अजदाद इस चीज का डिसीजन लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। चलो अब तुम लोग स्टार्ट हो जाओ। विकर इस दरख्त के पीछे छुप के देख रहा था, ये भी एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था अपने तीर को कमान में डाले हुए। एन कहती है विकर तुम इस मुकाबले को जीतोगे तो चलो आगे बढ़ो और इस पे अटैक कर दो। बाकी सब भी विकर का नाम पुकार रहे थे। ये शमाना यहाँ मन में सोचता है कि मेरी तरफ तो कोई भी नहीं है, सभी उस वास्टर विकर की तरफ है, अब मुझे इसे
से खत्म करके सबको अपने सामने सच्चा प्रूव करना पड़ेगा। ये अपनी फिंगर को काटते हुए कहता है कि इलेट में सिर्फ वेपन्स का यूज तो नहीं है, हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई मैजिक कर रहा है। इतने में ही जमीन में से कुछ कल्चर्स निकलते हैं और ये सब मैजिकल ढांचे थे जो के इसकी तरफ आ रहे थे। वो इन स्कल से कहता है कि मेरे इर्द गिर्द नजर रखो, जैसे को मेरी तरफ बढ़े या मेरी तरफ पॉइंट आउट करे तो तुमने जल्दी से मुझे बताना है। शिमाना मन में सोचता है कि इसे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, मैं यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ, तो इससे ज्यादा मैं जानता हूँ तो ये क्या ही मेरे तक पहुँचेगा, इससे पहले मैं इसे खत्म कर डालूंगा। लेकिन विकर तो बड़े आराम से इस रहत से इसे देख रहा था और वो उसके पीछे ही था। विकर कहता है इस टेक्निक को साइलेंट हील कहते हैं, ये स्किल मुझे उस मास्टर ऑफ स्वैम से मिली थी जब मैंने इसे किल किया था। ये मसूसा की स्किल थी जो आपको अलाउ करती है कि आप अपने टारगेट को खामोशी से देख सकते हो और उससे पता लगे बगैर आप उस पे हमला कर सकते हो। विकर कहता है ओम तुम सिर्फ नाम से शमाना नहीं हो, जैसे कि मैंने देखा तुमने जमीन से मुर्दों को उठा लिया अपनी पावर्स को यूज करते हुए, ये तो लोकोको ट्राइब से तुम्हें मिली है और तुम शमाना तो बास्केट ट्राइब के हो। मैं तुम्हारी इन सब हरकतों को बखूबी पहले से ही जानता था। चलो चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, चीजें तो नहीं बदलेंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि तुमसे बेहतर प्लेयर यहाँ कौन है। और ऐसे में वो खामोशी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस दराज से नीचे छलांग मारता है, लेकिन उसकी आवाज ना इन स्कल्स तक ना इस चलाक शमाना तक पहुंचती है और वो आगे बढ़ते हुए साइलेंटली अपनी ऑरा पावर से इन स्कल्स को खत्म करता है। फिर भी इस शमाना बेवकूफ को बीवी के बारे में बिल्कुल नहीं पता चल पाता। शमाना कहता है वो बेचारा बच्चा डर गया होगा इसीलिए वो कुछ हरकत नहीं कर रहा और एक जगह झुके बैठ चुका है, लेकिन वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और फिर बीवी आगे बढ़ता है और अपना चाकू शमाना के सीने में घोंप डालता है। वो जैसे ही सीन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, जो मैंने सोचा था ये उससे ऑपोजिट हो चुका है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। विकर अपनी बेल्जी वेब सोर्ड को वापिस से अपने अंदर छुपा लेता है और उसकी इस टाइम ऑरा पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। बाकी सब चिल्लाते हुए भागते हैं, लेकिन सबसे आगे एन थी जो कहती है विकर क्या खूब मारा तुमने इस शमाना को। ये यहाँ खड़े हुए कहते हैं कि विक्ट्री डिसाइड हो चुका है और हमारे एंसेस्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो विकर वैन बास्कर है और हमने जो बातें की थी वो सब झूठी। और ये यहाँ जमीन पे गिरा हुआ दर्द में चिल्ला रहा था और काफी ज्यादा इसका खून निकलता है और ये अब अपनी आखिरी सांसों पे था, चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं और जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसने ब्लॉक ट्राइब के साथ गिरफ्तारी की है तो इसका अंजाम यही होना चाहिए था। वो सब बातों को सुन रहा था और कहता है कि जो ऑनर और रिस्पेक्ट इस टाइम बीवी को मिल रही है मैं वही रिस्पेक्ट चाहता था, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। और गुस्से से जमीन को खोदना शुरू कर देता है और कहता है मैं जमीन पे दर्द की वजह से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन ये बास्टर्ड मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इनसे ज्यादा तो मुझे लोकोको ट्राइब ने रिस्पेक्ट दी है और मुझे काफी ज्यादा चीजें लोकोको ट्राइब से मिली हैं। बीवी कहता है ऑन क्या तुम इसे अपने हाथ से खत्म करने का सोच रहे हो। ऑन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ ये इस इतना ही दर्द में यहीं पड़ा रहे और एट द एंड मारा जाए। मैं अपनी छोटी बहन को खोने ही वाला था बीवी, अगर तुम ना होते। हालांकि ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, लेकिन इन्होंने हमें मारने का सोचा, मैं तो इन्हें कभी भी बख्श नहीं। वो इसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और इतने में वो जमीन पे एक स्ट्रक्चर सा बनाना स्टार्ट कर देता है जैसे वो काली एनर्जियों को बुला रहा हो। और जैसे ही वो स्ट्रक्चर फील होता है तो इतने में इस वेव में से एनर्जीज निकलती हैं और वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि वो एक टोर्नेडो सा बना देती हैं इस पहाड़ के ऊपर। और ये सारी ब्लैक पावर्स थी। ये दोनों इस सीन को देख के शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या। मैट्रियार्च कहती है ये तो ओमिक एनर्जी है और ये इन सब ग्रेव से निकल रही है, ये इसने क्या किया है। ऑन भी इस सीन को देख के बहुत ज्यादा शॉक था। शमाना दर्द में कांपता हुआ अपनी जगह से उठ रहा था और ऑल इस सीन को देख रहा था। विकट जैसे ही देखता है तो वो कहता है नो वे और मन में सोचता है इस बुड्ढे के पास ये भी पावर्स हैं। ये दोनों कहते हैं ऑन ने हमें पहले कभी नहीं बताया कि इसके ग्रैंडफादर के पास ग्रेव ब्लैक एनर्जीज भी हैं। ऑन कहता है ग्रैंडफादर क्या तुम एंसेस्टर के होप से नहीं डरते। वो क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे अभी भी एंसेस्टर से डरना चाहिए, मेरे पास वो पावर्स हैं, अब एंसेस्टर्स भी मेरे साथ मिल चुके हैं। फिगर कहता है नो वे, इसे अभी के अभी ना रोका तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। ये कहता हुआ वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे इसे अभी के अभी यही खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही वो उस तक पहुंचता है तो इतने में वीवी पे खतरनाक हमला होता है। विगर उसके अटैक से बच तो जाता है, लेकिन कहता है इतना स्ट्रॉन्ग अटैक ये किसने किया। एन कहती है विकर ये तो खतरनाक और अटैक था, लेकिन तुम इससे बच गए। शमाना कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे एंसेस्टर्स के सामने मुझे मार सकते हो। ये लेडी थी जिसने विकर पे अटैक किया था। वो कहता
है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे तुम मेरे ग्रेट एंसेस्टर्स के सामने मुझे खत्म करते हो। अब वो समय आ चुका है जब ये राइट डिसीजन लेंगे और जज करेंगे कि हम दोनों में से कौन ठीक था। ये वो लड़ी थी जो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स में लग रही थी और काफी क्रीपी लग रही थी। यहाँ एन मेट्रियार्च से पूछती है क्या मॉम ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, और वीवी मन में सोचता है इसने रिक्रिएशन पावर ब्लैक एंसेस्टर्स पे यूज की है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक शमाना इन पावर्स को यूज कर सकता है, और क्या ये अब उस स्टेट में पहुंच चुका है जहाँ ये बिल्कुल भी नहीं मर सकता। शमाना कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन ब्लैक ट्राइब में ऐसे ही रह रहा था? मैंने तो बहुत सी चीजों को हासिल किया यहाँ से, और देखते ही देखते जमीन से ये कल्स भी निकल रहे थे। मैं इन सब चीजों को इतनी जल्दी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में अब मुझे इन सब को जगाना ही पड़ा। और इस माउंटेन पे इन वॉरियर्स की एक ग्रेव नहीं है, यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं, और वो सारे के करके शिमाना के पास जमा हो रहे थे, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स थे। और अपने ग्रैंडफादर पे एरो से अटैक करने लगा है। शिमाना कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने ग्रेट एंसेस्टर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकोगे? ऑन कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम कहाँ तक भाग सकते हो, मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। ऑन अपने सामने माउंटेन पे देखता है तो वहाँ से ओरा पावर से ये लेडी उस पे एरो से अटैक कर डालती है। इसका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो एक झटके में ही सबको खत्म कर सकता है। और फिर मैट्रियार्च आगे बढ़ती है जो कि अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस लेडी पे अटैक कर देती है और कहती है चलो जल्दी से सब तैयार हो जाएं, अब एक बैटल होने जा रही है। हमें उन लोगों से फाइट करनी है जो ओहम के कुत्ते बन चुके हैं। हालांकि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, लेकिन इस टाइम ये ओहम के कब्जे में है। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ सरवाइव करना है, तो चलो इनसे बचने की टेक्निक आप सबको आजमानी है, तो बी रेडी। और ये सब लोग आगे बढ़ते हैं और इनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं। अब एक खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन ये एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अब इन ब्लॉक्स को खत्म करने में लग जाते हैं। इस लेडी का अटैक एन पे भी हो चुका था और एन हमें काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में लग रही थी। ये गुस्से से चिल्लाती है कि अब मैं इन सब को खत्म कर डालूंगी। इतने में इसका सर उड़ा दिया जाता है और एक एक करके इन दोनों का भी सर खत्म कर दिया जाता है ओरा पावर से। इन सब को मारने वाली मैट्रियार्च थी, क्योंकि मैट्रियार्च बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी और उसकी ओरा पावर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। विकेट जैसे इस सीन को देखता है तो वो मन में सोचता है कि इसका एक अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एक ग्रेजुएट स्ट्रॉन्ग पर्सन को खत्म करने के लिए काफी है। मैट्रियार्च मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन लाजवाब तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा एंड लेवल है। विकेट कहता है चलो मैट्रियार्च यहाँ है तो हमें दूसरी तरफ बढ़ना है और मसलों को खत्म करना है, एंड जल्दी से मुझे फॉलो करो। हमें अब आगे बढ़ना है और उस ओम को खत्म करना है ताकि ये सब मसले रुक जाएं। ओम कहता है कि अब तुम पछताओगे कि तुमने मेरे साथ इस तरह क्यों किया। शमाना इसे ऑर्डर देता है चलो अब तुम जाओ और उन पे हमला करो और मुझे उनसे बचाओ। इसका ये स्कल भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है उन पे हमला करने के लिए। शमाना कहता है मैट्रियार्च भी यहाँ है तो मुझे बहुत ही ध्यान से हर चीज को करना है, क्योंकि ये बहुत ही समझदार और स्ट्रॉन्ग लेडी है, जैसे कि इसने हिस्ट्री से इस विलेज को संभाला हुआ है, लेकिन ये मेरे से ज्यादा जीनियस नहीं हो सकती। तो अब मुझे सबसे पहले इस पे ही अटैक करना है। अब ये दोनों इस ट्री के पास पहुंच चुके थे और चूंकि शमाना को देख रहे थे, लेकिन यहाँ वो अपनी पावर्स को और बढ़ा रहा था और इन पे हमला करने के लिए और एंसेस्टर्स को जगा रहा था। एन कहती है देखो ये यही है। यहाँ शमाना अपनी पावर्स को यूज करते हुए और स्ट्रॉन्ग हो रहा था। एन कहती है देखो ये बार बार जगह क्यों तब्दील कर रहा है, ये तो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब हमें इसे और स्ट्रॉन्ग होने नहीं देना चाहिए, तो मैं इस पे अभी हमला करती हूँ और इसे मार डालती हूँ, नहीं तो ये हम सबको खत्म कर देगा। ये कहते हुए वो खतरनाक अटैक ओम पे कर डालती है। बस जैसे ही अटैक ओम पे होता है तो वो यहाँ मुस्कुरा रहा था और कहता है जो मैं करना चाह रहा था फाइनली मैंने वो कर डाला है, लेकिन उसका एरो ये अपनी 2 फिंगर से ही रोक डालता है। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एन कहती है ये क्या हुआ, इसने मेरे अटैक को इतनी इजीली डॉज कर लिया, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। शमाना कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब मुझे इतनी आसानी से खत्म कर पाओगे? ये वो लेजेंड्स हैं जिस डीप फॉरेस्ट के अंदर थे और अब मैं इन सबको जगा चुका हूँ, तुम मेरे तक कभी भी नहीं पहुंच सके। और ये वो स्कल था जिसने 2 फिंगर से उसके अटैक को डॉज कर लिया था। ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आप इसकी ऑरा पावर से इसे जज कर सकते हैं, काफी ज्यादा अग्रेसिव भी लग रहा है। ये डिवाइन आर्चर अडोन था जो कि इस क्लैन का सर्वाइवर था इन द पास्ट एंसेस्टर्स। एन कहती है नो वे, ये तो एडोनी है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विकेट मन में सोचता है अब ये एडोनी कौन है। उसे बताया जाता है ये वो लेजेंडरी आर्चर है ब्लॉक का जिसने पास्ट में ब्लॉक को बहुत ही ज्यादा तरक्की दी और ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इस ब्लॉक
डॉग ऑर्चर्ड की नजर विकर वैन बॉस्कर पे पड़ती है तो ये साथ ही उस पे अटैक कर देता है। वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट था। विकर उसे डॉज तो करने की कोशिश करता है अपनी बेल्जीवेब से, लेकिन वो एरो विकर की स्वॉर्ड को टच होते वहां से रिफ्लेक्ट कर जाता है। विकर कहता है ये तो फुली ऑर्चर्ड एरो का अटैक था, मैंने इसे डॉज तो कर लिया लेकिन इसका कुछ डैमेज मुझे हुआ है। और इतने में हम देखते हैं वो एरो एन के टांग को छूता हुआ वहां से चले जाता है जिससे एन को खतरनाक घाव आता है। विकर इस सीन को देख के शॉक हो जाता है। एन कहती है ये बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी बर्न आउट हो रही है। विकर कहता है हाँ ये एक पॉइजन अटैक है जिस वजह से तुम्हारी बॉडी इस तरह रिएक्ट कर रही है। विकर बताता है मैंने इनकी बो के बारे में पहले सुना हुआ है, ये जो लेजेंड बो को यूज कर रहा है ये इस लेजेंडरी मॉन्स्टर से बनी होती है और ये बात बिल्कुल ट्रू है। अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और वो लेजेंडरी मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि मैडम ऑफ एट लेग है जिससे मेरा सामना हुआ था। इतने में ये इन पे अटैक कर डालता है। उसके अटैक काफी ज्यादा थे, एक ही बार में वो जहाँ जहाँ लगते हैं वहां से जमीन को जला डालते हैं। विकर अब काफी गुस्से में उसके दरमियान में खड़ा था। एन कहती है विकर अब तुम क्या सोच रहे हो और क्या करने वाले हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना छोड़ो और तुम पहले यहाँ से भाग जाओ नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेगा। शमाना मुस्कुराते हुए कहता है हे बास्टर्ड तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब जिंदा बचोगे या नहीं। और वो एडोनाई से कहता है प्लीज इसे यही खत्म कर दो, ये मेरा हुक्म है। और फिर एडोनाई अपना ओरा एरो निकालता है और विकर पे अटैक कर देता है। विकर एन को प्रोटेक्ट करते हुए उसके आगे आ जाता है और अपनी बेल्जीवेब स्वॉर्ड को निकालता है और उसके एरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में मैट्रियाज आगे बढ़ती है और उस एरो को अपने हाथ से ही रोक डालती है और विवी की जान बचा लेती है। शमाना इस सीन को देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे आ गई और इसने इसे बचा लिया। एन और विकर देखते हैं ये मैम ने कैसे रोक लिया, लेकिन उसने उस एरो को हाथ से ही रोक लिया था। और आप देख ही सकते हैं वो एरो अभी भी उसके हाथ में था और उस एरो में से स्ट्रॉन्ग ऑरा पावर रिलीज हो रही थी जो कि इसके लिए बहुत खतरनाक थी। अब ओहन और मैट्रियाज आमने सामने हो चुके थे। अब देखा ये जाएगा कि इनमें से जीत किसकी होगी। मैट्रियाज कहती है चलो हमें बात कर लेनी चाहिए। एन अपनी माँ से पूछती है मॉम आपको कैसे पता चला हम यहाँ मौजूद है। मैट्रियाज कहती है मैंने सेंस कर ली थी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा पावर्स को यहाँ से, तो जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने देखा ये तुम पे अटैक करने वाला है, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया है कि मैं इस समय यहाँ पहुंच चुकी हूँ। और मैट्रियाज का हाथ पूरा जल चुका था। शमाना उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं था और काफी गुस्से में भी लग रहा था। एन कहती है माँ वो एरो पॉइजन था, आपको अभी इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। कहती है पॉइजन और अपने हाथ को जोर से दबाती है तो वो काफी हद तक पॉइजन उसके हाथ से निकल के गिर जाता है। विकर कहता है इसने ओरा को और इस पॉइजन को अपने अंदर एनहेंस कर लिया है ताकि इसका ब्लड कम हो और इसकी बॉडी में ओरा ज्यादा फैले। अब पता नहीं ये क्या करना चाहती है। इतने में मैट्रियाज गुस्से से हॉल की तरफ देखती है और कहती है ओम भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और पूरे रिवेंज की तलाश में था। मैट्रियाज कहती है ये जो अभी सारी चीजें हुई हैं इसमें तुम्हारा ही कसूर है और तुमने मुझे मजबूर किया इस तरह तुम्हारे खिलाफ खड़े होने में, तो अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुमने किन मुर्दों को उखाड़ा है, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। ओम कहता है ये तुम क्या कह रही हो, क्या ये जो पर्सन है ये डिवाइन आर्चर सर एडोनाई है। वो कहते हैं हाँ ये वही लेजेंड एडोनाई है और तुम लोग इसे फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहती है हाँ मुझे पता है और मैंने इनके बारे में पहले सुना हुआ है। मैट्रियाज कहती है एन और विकर तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम मेरे पीछे ही रहना, बाकी सब मैं खुद संभालूंगी। आगे बढ़ते हुए कहती है डिवाइन आर्चर सर एडोनाई अब तुम मेरे सामने खड़े हो, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह मैदान में आमने सामने होंगे। चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन सा वॉरियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहती हुई वो एडोनाई के सामने पहुंच चुकी थी और अब इन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने वाली थी। एडोनाई भी फुल रेडी था अपने आप की पावर्स दिखाने के लिए और दूसरी तरफ मैट्रियाज थी जो गए इस कबीले की ऑनर भी थी और इस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग भी थी। इधर में मैट्रियाज आगे बढ़ती है और एक ही बार में 4 एरो अटैक करने लगती है और फिर वो एरोस को उन पे अटैक कर देती है, लेकिन एडोनाई उसके एरो अटैक से बहुत ही इजीली बच जाता है। फिर अपना एक ही अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसमें से ब्लैक पावर्स निकलती हैं, लेकिन मैट्रियाज भी कम नहीं थी, वो उसके इस अटैक से इजीली बच जाती है। इस तरह करते वो दोबारा से अटैक करती है और एडोनाई भी उस पे अटैक करता है और अब इन दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट हो रही थी। ये एक दूसरे पे अटैक कंटिन्यूसली कर रहे थे और दूसरों के अटैक को डॉज भी साथ साथ कर रहे थे। विकर उनकी फाइट को देख रहा था और मन में सोचता है ये दोनों मास्टर ग्रेजुएट ओरा प्लेयर्स हैं तो इनकी फाइट कैसी जबरदस्त हो रही है, मैंने ऐसी फाइट पहले कभी नहीं देखी। वहाँ एन अपनी मॉम के लिए परेशान लग रही थी। शुमाना मैजिक करता है और अपनी एक आंख
टांग को इस ट्री के ऊपर प्लेस कर देता है और कहता है एज एक्सपेक्टेड मैं अब इनकी फाइट देख सकता हूँ। जो सर एडोनाई की अगेंस्ट जाता है वो बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। जो भी है इन दोनों की फाइट में एडोनाई जीतेगा और मैट्रियाज मारी जाएंगी। और दूसरी तरफ उन दोनों की फाइट हिल चल रही थी और हमें लग रहा था कि एडोनाई अब मैट्रियाज के लिए मौत का सबब बन चुका है। मैट्रियाज उसके अटैक के बाद मन में सोच रही थी कि मैं बहुत ही गंदी प्लेस में हूँ जहाँ हमारी रेंज फाइट हो रही है और इसमें मैं कभी भी नहीं जीत पाऊंगी। अब वो मन में सोचती है कि मुझे क्या टेक्निक लगानी चाहिए इसे खत्म करने के लिए। वो बताती है कि इसकी स्पीड पावर और मोबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए इसका हर एक अटैक बहुत परफेक्ट है। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां हैं जो कि मैंने देख ली हैं। अब मैं उन्हें टारगेट करूंगी। अब एडोनाई का भी एरो अटैक हो चुका था और यहाँ से मैट्रियाज भी उसके एरो पे अटैक कर देती है। उसकी एरो एक ही जगह जाके दोनों आमने सामने हो जाते हैं। जैसे ही वो टच होती हैं तो एक खतरनाक धमाका होता है क्योंकि दोनों की ओड़ा पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। उस अटैक से वहाँ की सारी मिट्टी हवा में उड़ जाती है और एक तूफान सा आ जाता है। उस तूफान में से मैट्रियाज बाहर निकलती है और उस मिट्टी को अपने ऊपर से हटाते हुए जगह को क्लियर करती है और बाहर निकलती है वहाँ से और आगे बढ़ती हुई वो अब एडोनाई पे अटैक कर देती है। लेकिन साथ ही एडोनाई भी उस पे अटैक करता है लेकिन वो एडोनाई के अटैक से तो बचती है लेकिन उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सारे देहाती काट डालता। लेकिन वो अपने प्लान के साथ चल रही थी। अब वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एडोनाई के लेफ्ट आर्म पे अटैक कर देती है। लेकिन उसके उस अटैक से एडोनाई को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो पहले से ज्यादा गुस्से में आ चुका था। ये मेरे साथ क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। सारी मैट्रियाज अपना और अटैक एरो से उस पे कर डालती है। वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसकी रोशनी सारे जंगल में फैलती है। अब मैट्रियाज पीछे हट चुकी थी उस अटैक के बाद और वो देखती है कि ये क्या सीन हुआ है। मेरा अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन इसकी सिर्फ शोल्डर डैमेज हुआ है। मैट्रियाज कहती है तो इस रीजन की वजह से तुम्हें मौत कहा जाता है। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग अटैक भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जो भी है लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ वो मैं करके रहूंगी और जो अब तुम इसके कब्जे में हो मुझे तुम्हें उसके कब्जे से छुड़वाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन सॉरी मैट्रियाज उसकी फेस पे अटैक करने का सोचती है और साथ ही अटैक उसके ऊपर काट डालती है। उसका अटैक तो उसके फेस पे हो जाता है लेकिन वो इस सीन को देख के शॉक हो जाती है। ये एकदम क्या हुआ और कैसे हुआ। इतने में वो कुछ पावर्स को कॉल करता है और उसकी बॉडी का हर टूटा और जला हुआ पार्ट वापिस से रीबोर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसकी बॉडी कम्प्लीटली रीबोर्न हो चुकी थी और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। मैट्रियाज इस सीन को देख के कहती है लेजेंड्स बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट थे। ये सारे पावर्स और मैजिक ये शमान कर रहा था और ये कहता है सर एडोनाई आपको मैं गिरने नहीं दूंगा लेकिन आपने इन सबको खत्म करना है। जैसे इन्होंने मुझे खत्म किया है ऐसे अब आपने इन्हें खत्म करना है। मैट्रियाज ऑल की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर एडोनाई अपनी सारी पावर्स को रिवील करता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है और कहता है अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा सबको ही खत्म कर डालूंगा। एडोनाई की बॉडी में से काफी स्ट्रॉन्ग पावर्स रिवील होती हैं जो पूरे जंगल को हिला के रख देती हैं। मैट्रियाज कहती है अब ये क्या करना चाह रहा है और इसका इफेक्ट अब मेरी बॉडी पे भी होना स्टार्ट हो गया है। उसकी बॉडी से अब स्किन सारी उतरना शुरू हो जाती है। मैट्रियाज कहती है अब तुम एडोनाई तो नहीं रहे क्योंकि एडोनाई ने अपनी सारी बॉडी ट्रांसफॉर्म करके एक खतरनाक मॉन्स्टर के रूप में आ चुका था। ये सारी ब्लैक मैजिक की पावर्स थी। अब वो क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है अब तो इस जंगल में मेरे से कोई नहीं बच सका। अब कोई भी नहीं है जो मुझे खत्म कर पाएगा। लेकिन इतने में ही कुछ मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो कहता है ये क्या चीज है और ये कौन है। ये तो एलियन मॉन्स्टर्स लग रहे थे स्नेक टाइप्स और बाकी मॉन्स्टर्स जो अब यहाँ पहुंच चुके थे लेकिन हमें इस बात का नहीं पता इसे एडोनाई ने बुलाया है या ये एडोनाई से फाइट के लिए आए हैं। शमान कहते हैं ये तो ए रैंक मॉन्स्टर्स हैं जो इस फॉरेस्ट में रहते हैं। ये सब यहाँ उसकी ब्लैक पावर्स को सुन के आए हैं और हमें ऐसे लगता है कि इन्हें एडोनाई ने कॉल किया था अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन नहीं एडोनाई अपने एक ही एरो से उन तीनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर डालता है और एडोनाई अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने ए रैंक ग्रेजुएट मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर डाला था। मैट्रियाज कहती है नहीं ये कैसे पॉसिबल है आज तक मैंने इतना स्ट्रॉन्ग एरो कभी भी नहीं देखा। ऑल कहता है अभी तुमने सर एडोनाई की पूरी पावर्स देखी कहाँ है। ये तो उसका कुछ हिस्सा था जो इन्होंने तुम्हें एक ही गो में दिखाया है। और वो एडोनाई से कहता है एडोनाई जल्दी से अब इस औरत को खत्म कर दो हमारे पास और भी काम है करने के लिए। वो इतने में ही मैट्रियाज पे अटैक करता है। मैट्रियाज उसके उस अटैक से बचती है और मन में सोचती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अब इसे ऐसे खत्म करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। इसकी पावर्स का अटैक मेरी बॉडी में भी स्टार्ट हो गया है जिससे मैं वीक होना शुरू हो गई हूँ। मुझे अब इसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा और अब मैं
अपनी उस पावर्स में भी नहीं हूँ। और वो अब अपनी एरोस को निकालती है और एडोनाई पे हमला कर डालती है। एडोनाई इसके हमले को देख के क्रीपी से स्माइल करता है और वो एरो अब एडोनाई के पास पहुंच चुके थे। वो एक छोटा सा फिंगर टर्नेडो बनाता है और वो एरोस अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और मैट्रियाज से कहता है कि आज तक ऐसा कोई एरो नहीं बना जो कि मुझे खत्म कर सकता है। मैट्रियाज भी सीन को देख के शॉक हो जाती है कि ये इसने क्या किया और ये मैजिक इसके पास कैसे आए। ये मैजिक और इस तरह की टेक्निक्स तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। वो फिर से एक स्ट्रॉन्ग एरो ट्राई लेती है जिसे वो डिफरेंट एंगल से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके उस अटैक को ऐसे ले रहा था जैसे किसी बच्चे के अटैक को लिया जाता है, लेकिन वो उसे खत्म कर डालता है। मैट्रियाज कहती है ये तो एरो मैंने डिफरेंट लोकेशन से भेजे थे, इसने सब कोई जाया कर दिया है, अब मेरे बस की बात नहीं है इसे खत्म करना। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो फिर से एक अटैक करती है। इस बार उसका अटैक सही निशाने में लगता है और एडोनाई की गर्दन को चीरता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन एडोनाई उस एरो को इजीली बाहर निकाल लेता है। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैट्रियाज कहती है यार ये कौन से लेवल पे पहुंच चुके हैं, मैंने हिस्ट्री में भी कभी नहीं सुना कि इस टाइप की भी कोई एक्टिविटी होती है। शमान कहता है कि तुम जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम एडोनाई के सामने नहीं टिक सकी। मैट्रियाज कहती है सर एडोनाई तो मर चुके हैं लेकिन ये तुम्हारी ब्लैक पावर्स हैं और ये उनकी ही पावर्स हैं जो इस एरो के अंदर ऐड हो चुकी हैं। एन यहाँ गरीब इस फाइट के सीन को देख रही थी, हर तरफ तबाही ही तबाही हो रही थी। एन कहती है मेरी माँ ठीक ही होंगी, ये तो सारा जंगल इन्होंने तबाह कर डाला है। इस टाइम पूरा जंगल कांप रहा है, उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे जंगल को हिला डालती है। एन कहती है हमें विकर के कुछ करने तक यही वेट करना पड़ेगा, अब देखो वो क्या करता है। विकर उसकी बात सुन रहा था और कहता है एन तुम यही रहना, मैं जाता हूँ और मैं कुछ करता हूँ। और वो डिसाइड करता है कि मुझे अब आगे बढ़ना है और शमान की नेरो पावर को रोकना है और उसे खत्म करना है, अगर तो इस लैंड को हमें सही रखना है। वो तेजी से वहां से भागता है। विकर बताता है कि शमान ने मैट्रियाज को बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया है, जैसे वो खुद एडोनाई के पीछे छुपा है और एडोनाई को और मैट्रियाज को आमने सामने किया हुआ है। इतने में वो वहां पहुंच चुका था और वो देखता है तो शमान अब इस ट्री के पीछे छुपा हुआ था और यहाँ से उन सबको कंट्रोल कर रहा था। और वो टाइम वेस्ट किए बगैर अब भागता है शमान की तरफ और कहता है मुझे इसे अभी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे गाँव को और फॉरेस्ट को तबाह कर डालेगा। वो अब इसके पास पहुंच चुका था लेकिन साथ ये द्राग से टांग मारती हुई आती है और विकर पे अटैक कर देती है। विकर से देखे काफी शौक होता है कि ये एकदम कहाँ से निकल आई, लेकिन विकर उसके उस अटैक से बच हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसे वहीं रुकना पड़ता है और भी उसके सारे कुत्ते दरख्तों से उतर आते हैं जो विकर को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि शमान उसके अटैक के बारे में जान लेता है कि वो मेरे पे अटैक कर रहा है और कहता है मेरे बेटे इस बार तुम ये चालाकी नहीं कर सकते, तुम देख ही सकते हो कि मैंने अपने पाले हुए कुत्ते हर जगह छोड़े हुए हैं जो तुम पे ही नजर रख रहे थे और मेरे पीछे से कोई हमला करने लगता तो ये उसे खत्म करने के लिए ही तो रखे हैं। अब हर बार ऐसे तो नहीं होता कि तुम मेरे पे पीछे से वार करो, चलो वॉरियर्स अब तुम आगे बढ़ो और इसे यही दफना डालो। अब वो सब आगे बढ़ते हैं विकर पे अटैक करने के लिए और दूसरी तरफ मैट्रियाज लगातार उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था कि वो एडोनाई को किल कर सके। अब वो इतनी ज्यादा दर्द में थी कि वो जमीन पे गिर जाती है और उसकी पावर्स बिल्कुल खत्म हो रही थी और एडोनाई अब उसे खत्म करने की सोच ही रहा था। शमान इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहते हैं फाइनली उसने उसके सामने घुटने टेक ही दिए हैं, अब जल्दी ही मैं इस एडोनाई को लेके पूरे जंगल को तबाह कर डालूंगा और उसके बाद इस पे सिर्फ मेरा ही राज होगा, सब मेरे गुलाम होंगे सारी जिंदगी, जो मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिले अब वक्त आ चुका है कि वो मुझे रिवॉर्ड्स मिले। पहले तो मैं क्लैन के एक एक उस फर्द को मारूंगा, जब मैं जमीन पे तरफ रहा था तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बीवी का वो खतरनाक शिकारी जाता है जो कि अभी तक वो इनके सामने नहीं शो करना चाहता था। अब वो अपनी बॉस करविले टेक्निक को यूज करता हुआ आगे बढ़ता है और एक ही झटके में इन सब मुर्दों को काट के खत्म कर डालता है। आप देख ही सकते हैं कि अब वो अपनी ओरिजिनल और खतरनाक पावर्स में आ चुका था और कहता है कि अब इस फॉरेस्ट के सारे पर्सन मेरा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। शमान कहते हैं इम्पॉसिबल, ये टेक्निक्स तो काफी ज्यादा डिफरेंट है और तुमने इन हाई रैंक ग्रेजुएट्स को कैसे मार दिया, क्या तुम्हारा लेवल इनसे ऊपर जा चुका है। वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारे हाई रैंक ग्रेजुएट मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुम ये ख्वाब देख रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हारी सोच से ऊपर की चीज हूँ, तुम मेरे तक तो कभी भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन साथ ही वो शमान कहता है सर एडोनाई जल्दी से मेरी मदद के लिए यहाँ पहुंच जाए। वो जैसे ही उसकी आवाज सुनता है तो वो उसकी तरफ देखता है, ये मुझे मुसीबत में लग रहा है और जल्दी से उसकी तरफ भागता हुआ एक खतरनाक अटैक विकर वैन बास्कर पे करता है, लेकिन मैट्रियाज
उस चीज का फायदा उठाते हुए पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसके उस हमले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अटैक अब विकर पे हो चुका था, लेकिन विकर उसके उस अटैक से बच हो जाता है और कहता है अब मैं इनके इन अटैक से बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। अब जो मुझे काम करना है वो मुझे करना है। इतने में वो शमाल अपने हाथों से दोबारा से उस सर एडोनाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे वहीं पुकारता है, एडोनाई दोबारा से मुझे बचाओ, वो तुम्हारे अटैक से बच चुका है। लेकिन विकर आगे बढ़ता हुआ सबसे पहले उसके हाथ काटता है, जिससे वो उन सबको कंट्रोल कर रहा था। वो अपने हाथों को देख के बहुत ज्यादा शौक होता है कि इसने तो जारी काट डाली, अब मैं इन सबको कैसे कंट्रोल करूंगा। लेकिन विकर वहीं नहीं रुकता, वो बल्कि आगे बढ़ता है और डिसाइड करता है इसके सर को उड़ाने की, और साथ ही अपने सिक्स फैंग को यूज करते हुए इस शमान के सर को काट डालता है। अब वो चिल्ला रहा था कि तुम सब लोग कहाँ हो, जल्दी से मेरे पास आओ। लेकिन जैसे कि वो अपने हाथों की मैजिक से उन्हें कंट्रोल करता था, तो ना उसके हाथ थे ना उसका सर था। और ये सब बहादुरी विकर वैन बास्कर की थी, जो कि उसने इसे खत्म किया और सारे गांव को बचाया। लेकिन अभी हमें आगे देखना है कि अब वो बाकी सब पावर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अभी भी उस शमान के पाले हुए कुत्ते लोगों पे हमला कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। अब उसका एक कुत्ता एंड तक भी पहुंच चुका था, वो उस पे हमला करने ही वाली थी और अब उसके पास कोई और इलाज नहीं था। लेकिन साथ ही उसकी बॉडी बर्न आउट होती है और धुआं बन के खत्म होना शुरू हो जाती है। वो इस सीन को देख के बहुत ज्यादा शौक होती है कि ये एकदम से क्या हुआ और मेरी जान कैसे बच गई। लेकिन बाकी सब कुत्ते भी इस तरह करके बर्न आउट हो गए, हवा में उनकी राख उड़ रही थी। अब मैट्रियाज के सामने जो फाइनल शिकार था वो उसे भी काफी हैरानगी से देखती है, तो उसकी भी बॉडी इसी तरह ही बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो था क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आप देख ही सकते हैं जैसे उसकी बॉडी काफी ज्यादा बर्न आउट हो चुकी थी और सारे वेपर्स हवा में उड़ रहे थे और वो खत्म हो रहा था। इतने में मैट्रियाज आगे बढ़ती है और उसके हाथ याद रखे लेजेंड एडोनाई की पावर्स को फील करती है और कहती है कि ये बहुत ही बड़े वॉरियर से, इन्होंने हमारे ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं। अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा ग्रेट एंसेस्टर, रेस्ट इन पीस। जैसे ही वो कहती है तो साथ ही वो खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ शमान दर्द में चिल्ला रहा था और कहता है कि मैं अपनी जीत के बहुत ही ज्यादा करीब था, अब ये फॉरेस्ट मेरा होने ही वाला था, लेकिन इस बच्चे ने फिर से एक बार इस एम्पायर को बचा लिया। बिगड़ जाता है, ये तो मेरी सोच से भी आगे की चीज थी, ये तो ना मरने वाली चीज है जिसने अपने मैजिक से इन खतरनाक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया और सैकड़ों नाइट्स को मौत से जगाया और हमारे खिलाफ खड़ा कर डाला। अगर तो ये बच जाता तो ये पूरे जंगल को तबाह कर डालता। वो कहते हैं हाँ, तुम ये ना सोचो कि मैं मर चुका हूँ, मेरे जाने के बाद भी तुम बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मैं ब्लॉक्स के लिए हमेशा एक अजाब की तरह उन पे नाजिल होता रहूंगा। और चिल्लाता है। इतने में ऑल आगे बढ़ता है और तीर से उस पे हमला कर देता है और कहता है इसे खत्म कर देना चाहिए, ये बहुत ही कुत्ता इंसान है। और कहता है विकर, मैं तुमसे माजरत करता हूँ, जब तुमने मुझे पहले कहा था तो मुझे इसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था। विकर उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका है और ये शर्मिंदगी से काम भी रहा है। विकर उसे कहता है नहीं, ये तुम्हारा फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन जो तुमने किया बहुत अच्छा किया, अब तो तुमने इसे खत्म कर ही डाला है। इन्हें में सब विकर की तरफ खुश थे, लेकिन मैट्रियाज एक सदमे में जा चुकी थी और एन अब आगे बढ़ती है और इस सीन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन विकर हमें और ही सदमे में लग रहा था और वो मन में कुछ और सोचता है। इतने में वो सब लोग विलेज की तरफ वापस से बढ़ते हैं। अब वो सब लोग अपने विलेज के पास पहुंच ही चुके थे, लेकिन वो सब इस सीन को देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं और एन कहती है मॉम ये क्या चीज है और ये क्या हुआ, हमारा विलेज तो पूरा तबाह हो चुका है। एन कहती है जो लोग इलेट में नहीं गए थे और विलेज में ही रह गए थे वो सब लोग कहाँ हैं और ये सब यहाँ क्या हुआ। इतने में ये बच्ची आगे बढ़ती है और ये बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी। ये बताती है कि यहाँ मैडम ऑफ 8 लैक आई थी। ओम आगे बढ़ता है और अपनी बहन को पकड़ते हुए कहता है मैडम ऑफ 8 लैक, क्या ऑल तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा। बीवी कहता है जब हम शमान से फाइट कर रहे थे उस दौरान मैडम ने यहाँ अटैक कर दिया, लेकिन उसने अचानक इस तरह यहाँ अटैक क्यों किया है, आज से पहले तो उसने कभी ऐसे नहीं किया। ऑल बताती है कि मैडम ऑफ 8 लैक वहाँ से आई थी। वो बताती है कि मैडम के आने से पहले यहाँ ग्रैंडफादर का टेंट था, उसके अंदर से एक स्मोक निकलती है, उस स्मोक के बाद मैडम यहाँ पहुंच जाती है और हर चीज को तबाह कर देती है। इतने में विवी उसकी टेंट की तरफ बढ़ता है और जमीन से कुछ चीज उठाता है। वो इस पत्ते को उठाते हुए कहता है ये तो वो प्लांट है जिसे जलाने से बीमारियां फैलती हैं और शमान अब कुछ खतरनाक चीज को तैयार करने का प्लान कर रहा था। इतने में मैट्रियाज इस दीवार पे जोरदार पंच मारती है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा तेज था कि ये दीवार टूटना शुरू हो जाती है और विकर उसके इस को देख रहा था और देखता है कि मैट्रियाज तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हैं। वो कहती है मैंने इस विलेज को बहुत ही मुश्किल से बनाया है और आपस में इकट्ठा
इकट्ठा किया है, लेकिन इस शमान ने सब कुछ तबाह कर डाला है। वो बाकी सबसे कहती है जो वॉरियर्स जिन्हें इंजरीज नहीं हुई वो जल्दी से जाएं और उन सब लोगों को अलहदा करें जो मारे गए हैं, और जो बच गए हैं उनका इलाज किया जाए। एन अब आगे बढ़ती है और इसे देख के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। ये तो उसका वोल था जिसकी एक टांग पे बैक्टीरिया हो चुका था और वो दर्द की वजह से बहुत ज्यादा कांप रहा था। एन कहती है ये तुम्हारी टांग को क्या हुआ, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द में लग रहे हो, और आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा रोती है और कहती है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब काम मैडम ऑफ 8 लाख की वजह से हुई है, उसने हमारे विलेज को भी खत्म कर डाला है। विवी कहता है इन ब्लॉग्स ने मैडम ऑफ 8 लाख को बनाया हुआ है। इनके कहने का मतलब ये है कि मैडम ऑफ 8 लाख नेचुरल डिजास्टर है और ये उससे बदला बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और ना ही ये इतने काबिल है उसे बदला लेने के। लेकिन इतने में वो इस केव की तरफ बढ़ता है। अब वो मैट्रियाज के सामने पहुंच चुका था और कहता है कि मैट्रियाज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कहती है हाँ तुम पूछ सकते हो, किस बारे में पूछना चाहते हो। वो कहता है मुझे मैडम ऑफ 8 लाख के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो जैसी उसकी बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मैडम ऑफ 8 लाख के बारे में क्यों पूछ रहे हो और तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। वो कहता है ये मैडम ऑफ 8 लाख के बारे में रिकॉर्ड इकट्ठा किया है मैंने लोकोको ट्राइब से। इसके अंदर मैडम ऑफ 8 लाख के पॉइजन की बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन इसे रीड करने के बाद मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई पूरा ट्राइब इससे क्यों डरता है और क्यों आप सब लोग इकट्ठे होके इसे मारने की तरफ नहीं आते। जैसे लोकोको ट्राइब और ब्लैक ट्राइब की बहुत हिस्ट्री है कि उसने इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया और इसके खिलाफ फाइट की और इसे खत्म कर डाला। जैसे कि हम उसी ग्रेट आर्चर एडोनाई की मिसाल लेते हैं, पॉज में हमने सुना है कि उसने मैडम ऑफ 8 लाख का भरपूर मुकाबला किया और उसकी सारी टांगों को खत्म कर डाला, लेकिन काफी समय बाद उसकी दोबारा से लेग रीजनरेट हुई और वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर तो हमें खत्म करना है तो हमें उसे जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। मेट्रोज कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि मैडम ऑफ 8 लाख इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी सिर्फ एडोनाई का कुछ पॉइजन मुझे टच हुआ है तो इस टाइम मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द में है, तो मैडम ऑफ 8 लाख का पॉइजन किस लेवल पे होगा। विक्रम मन में सोचता है इस टाइम मैं जिस कंडीशन में हूँ मैं मैट्रियाज और एडोनाई से तो नहीं लड़ सकता, लेकिन हाँ अगर कोई इनसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाए तो उससे मैं फाइट कर सकता हूँ। विक्रम कहता है इस वर्ल्ड में मैडम ऑफ 8 लाख से ज्यादा रेयर मॉन्स्टर कोई नहीं है। हालांकि मैडम ऑफ 8 लाख बाकी सब मॉन्स्टर्स के लेवल पे है, लेकिन इसकी डेमोनिक पावर सबसे ज्यादा डिफरेंट है और नेक्स्ट लेवल पे है, और बाकी सब मॉन्स्टर से लड़ने का एक्सपीरियंस मेरे पास है। हालांकि मैं मैडम ऑफ 8 लाख से एक बार फाइट दे चुका हूँ। अब जो भी है मैडम ऑफ 8 लाख जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन है तो वो एक मॉन्स्टर ही ना। मॉन्स्टर्स की कोई ना कोई वीक पार्ट और हैबिट्स होती हैं। अब मुझे पहले उन्हें पकड़ना है। अगर तो मैं उसके वीक पार्ट को पकड़ने में कामयाब हो गया तो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। हाँ मैं मैडम की बात कर रहा हूँ। मैं जल्दी तुम लोगों को उसे खत्म करके दिखाऊंगा। अब हम इस माउंटेन का सीन देते हैं जहाँ मैडम ऑफ 8 लाख रहती थी। साथ ही वो उस माउंटेन से निकल आती है और जंगल की तरफ आगे बढ़ती है। वो जहाँ से गुजरती है वहाँ अपना पॉइजन स्प्रेड करती भी जाती है। अब वो डीप फॉरेस्ट की तरफ आ रही थी, लेकिन ये विकर यहाँ क्या कर रहा है। विकर उसे देख के मन में सोचता है ये जब भी उठती है बाहर निकलती है तो ये बहुत ज्यादा शोर करती है। फिर विकर कहता है आज मुझे 7 दिन हो गए हैं मैं मैडम ऑफ 8 लाख की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखे हुए हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ ये डिस्कवर किया है कि ये इस टाइम फूड के लिए डीप फॉरेस्ट में निकल जाती है और इसे वापस आते हुए 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, और फिर विवी भागता हुआ उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। ये था मैडम ऑफ 8 लाख का घर जो उसने बनाया था अपने रहने के लिए, जहाँ विवी पहुंच चुका था। विवी कहता है इसने तो अपने स्पाइडर जाल से यहाँ लेयर ही बनाई हुई है। बाहर से देखने में तो ये कोई माउंटेन लगा है, लेकिन अंदर से ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। और इतने में वो अपनी बेल्जीवेब स्वॉर्ड को एक्टिव करता है और आगे बढ़ता हुआ इसके जालों को काटना शुरू हो जाता है। विवी अब रुक जाता है और कहता है ये तो एक रफ स्पाइडर वेब है, अगर मैं इस सब को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा तो वो कभी भी नहीं हो पाएंगे इस ग्रेजुएट मानवा से। और वहाँ खड़ा हुआ मन में सोचा है कि अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे इन स्पाइडर वेब का सहारा लेते हुए नीचे जाना पड़ेगा। और आगे बढ़ता है। इस तरह करते करते वो अब उसकी गहराई में उतर चुका था और अब वो नीचे पहुंच चुका था, और कहते हैं इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है इसलिए इसने इस डीपेस्ट प्लेस को अपने लिए चुना है। और आगे बढ़ता है और वहाँ पड़ी हर चीज को एक्सप्लोर करने की सोचता है। वहाँ उसे काफी ज्यादा स्कल्स नजर आते हैं और मॉन्स्टर्स की बॉडीज नजर आती हैं। वो बताता है कि मैडम ऑफ 8 लाख ना कोई मॉन्स्टर को और ना ही कोई पर्सन को छोड़ती है, उसे जो भी मिले ये उसे चाट बना के अपने पेट की भूख कबरती है। इसे देखने से ऐसे लगता है कि मैडम ऑफ 8 लाख जानती है कि इस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन सिर्फ उसी के पास है। वो कहता है मेरे पास समय बहुत ही ज्यादा कम है तो मुझे ये सब चीजों को एक्सप्लोर करने की बजाय आगे बढ़ना है और जो चीजें मैडम ऑफ
ऑफ 8 लाख से रिलेट करती हैं और जो मेरे काम आ सकती हैं, मुझे उनके बारे में देखना है। आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसकी नजर इस स्पाइडर वेब पे पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और आगे बढ़ता है उसे देखने के लिए। इतने में उन बंचेस में से एक को तोड़ता है और बाहर निकाल के देखता है। उसे निकालने की वजह से काफी ज्यादा और शेल्स वहां से नीचे गिर जाते हैं। वो उसे देखने के बाद कहता है ये तो मैडम ऑफ 8 लाख के एग्स हैं। तो यही वो रीजन है जिससे मैडम ऑफ 8 लाख की जनरेशन आगे फैलेगी और वो अपने घर में ही बैठी रहती है। मुझे इसे साथ लेके जाना पड़ेगा ताकि मैं इस पे कम्प्लीटली रिसर्च कर सकूं। और इतने में ही वो मैडम वापस आ चुकी थी। वो पहले अपने घर के अंदर सारा मुआयना करती है और उसकी बॉडी शेक हो रही थी जैसे कि उसे कोई अलर्ट मिला है। अब वो नीचे देखती है और एनालाइज करती है कि नीचे कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे से छुपी हुई है। लेकिन विकर जल्दी से उसके इस वेब के पीछे छुप जाता है और अपने आप को सिक्योर करता है। विकर कहता है अगर मेरे पास मसूसा की साइलेंट स्किल ना होती तो आज मेरा क्या बनता। ये पक्का आज मुझे मार ही डालती। और फिर वापस से हम विलेज का सीन देखते हैं जहाँ हर पर्सन अपना अपना घर बनाने में लगा हुआ था। और इतने में पूरे गांव में एन भागती है और कहती है क्या तुम में से किसी ने विकर को देखा है। कोई कहता है हाँ काफी समय से हमने भी नहीं उसे देखा, वो शायद नीचे दूसरे ट्राइब की तरफ गया है। अब वो विकर के घर के सामने आ खड़ी थी और कहती है विकर के साथ मसला ये है कि वो मेरे से अभी बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, तो अब मुझे क्या करना है। और उसके घर के बाहर खड़ी हुई काफी ज्यादा उदास और परेशान लग रही थी। वो बताती है कि मैंने अपनी मॉम से सुना है कि विकर मैडम के बारे में बात कर रहा था। मैडम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है तो विकर उसे कभी भी नहीं हरा पाता। अब मुझे लगता है कि वो उसके साथ फाइट लेने की सोच रहा है। कल आप लोगों ने देखा ही था बकीरा का क्या हाल हुआ था जिस वजह से उसकी टांग काटनी पड़ी। अब तो वो भी मेरे लिए अच्छे से काम नहीं कर सका। अब उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकलते हैं और कहती है ऐसी मेरे से क्या गलती होगी जो तुम मुझे बुलाना भी पसंद नहीं कर रहे। इतने में अंदर से आवाज आती है एन मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो जल्दी से अंदर आ जाओ। इतने में एन पर्दा उठाते हुए अंदर एंटर होती है तो वो देखती है विकर वहीं मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर सामने बढ़ती है तो वो कहती है विकर ये सब कुछ क्या है। विकर बताता है ये मैडम का रिकॉर्ड है जो मैंने सारे फॉरेस्ट के ट्राइब से इकट्ठा किया है। फिर वो इस एग और सीन के बारे में बताता है कि अब मैं उस पर कम्प्लीटली रिसर्च करना चाहता हूँ जिसमें मैं रिसर्च उसकी केव के अंदर और उसकी स्किन पे तो कर चुका हूँ लेकिन इस एग पे रिसर्च करना अभी बाकी है। एंड कहती है रुको क्या तुम मैडम ऑफ 8 लाख की केव के अंदर गए थे। मुझे लगता है कि तुम वाकई पागल हो चुके हो और तुमने ठान लिया कि तुमने उससे फाइट लेके ही रहनी है। अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और उसके साथ फाइट करूंगी। विकर कहता है तुम अपनी हालत देखो, तुम अभी भी एडोनाई के उस जहरीले वायरस से रिकवर नहीं हो सकी हो। वो भी कहता है एन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस फॉरेस्ट को जल्दी छोड़ के जाने वाला हूँ। मुझे काफी ज्यादा काम है जो करने वाले हैं जिसके लिए मुझे बॉस के विले वापिस जाना ही पड़ेगा। एन उसकी बात सुन के सैड हो जाती है और कहती है मैं इसके बारे में पहले जानती थी। विकर कहता है लेकिन मेरी बात पूरी सुनो, जैसे ही मैं अपने वो काम कर लूंगा तो मैं जल्दी से वापिस आ जाऊंगा और मैंने प्लान किया है कि जिस प्लेस में मैं वापिस आऊंगा उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मैं ले चुका हूँ। मैंने हर चीज प्लान कर ली है कैसे मैं उस मैडम का शिकार करूंगा। मैं उसके बारे में भी जानता हूँ जो उसने बकीरा के साथ किया और वो इस टाइम बेचारा बहुत ही बुरी कंडीशन में है। एंड जब इन बातों को सुनते हैं तो वो काफी हैरान होती है। वो कहती है तुमने मैडम के बारे में शिकार का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि तुम रेकलेस हो चुके हो उस बारे में। मुझे वो भी वक्त याद है जब तुम इस फॉरेस्ट में आए और वो पॉइजन सारे फॉरेस्ट में फैल चुका था और कैसे तुमने उस शमाना के साथ फाइट की, हमें हर मुश्किलात से निकाला और जिस भी चीज को तुमने हाथ डाला है हमेशा उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही निकला है। तो विकर मुझे तुम्हारे अल्फाजों पे पूरा भरोसा है, जो तुम एक बार ठान लो और कह दो तुम वो करके ही दिखाते हो। चलो ठीक है तुम जा सकते हो और मैं तुम पे भरोसा करूंगी कि तुम वापिस आओगे। विकर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही वो बाहर निकल रहा है तो वहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन ये मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और विकर पे हमला कर देता है। लेकिन विकर इस टाइम बहुत ही ज्यादा क्रीपी मूड में था तो वो अपनी बेल्जीबैब से इस पे अटैक कर देता है और उसे देखने के बाद मन में सोचता है इस टाइम ये रुकावटें मेरे सामने ना ही आए। वो फिर से अटैक करता है तो विकर कहता है चलो अगर तुमने मरना ठान ही लिया तो चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें खत्म कर डालता हूँ। तुम सबको मारने के बाद फाइनली मैं मैडम ऑफ 8 लाख को ही मारूंगा। जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे स्लम मर्डर की एबिलिटी अभी से दे दो ताकि वो मेरे काम आए। और फिर हम बेल्ज़ेबब की क्वालिटीज को देखते हैं। फर्स्ट स्लॉट में साइबेरियस बर्न था ए ग्रेड का, सेकंड साइलेंट हील सुसु का था और रीजनरेशन स्वैम ब्राश था सैलामर्डर ए पॉजिटिव का, जिसका मतलब है विकर ने उस मॉन्स्टर को मार डाला है क्योंकि उसका नाम सैलामर्डर था। ओहन हमें अब काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। ये होम ओहन ने बनाया था और सब भी यहीं खड़े हुए थे और देख रहे थे कि ये हाउस कितना ज्यादा खूबसूरत बना है। यूबर सिंह कहता है ओहन तुमने कितना खूबसूरत घर बनाया है और ये कहता है क्या
क्या ये घर तुमने विकर के लिए बुलाया है? वो कहते हैं हाँ, विकर मेरे भाइयों के जैसा है, तो मैंने सोचा उसके लिए घर ही बना दे। ये उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ब्रदर पहले तो तुम उसे काफी ज्यादा हेट करते थे। वो कहता है तुम लोग अपनी बकवास को बंद रखो। उसने सारे विलेज को बचाया अपनी जान पे खेल के, और उसने सारे डीप फॉरेस्ट को बचाया, तो क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? चलो अब हमें आगे बढ़ना है और चल के विकर को ये सरप्राइज देना है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो ये देख के शॉक हो जाते हैं और कहता है विकर तो यहाँ मौजूद नहीं है, शायद वो कहीं और गया है, अभी आ जाएगा। एन करीबी ये सारा सीन देख रही थी और कहती कि इतने ज्यादा एक्साइटेड है उसे सरप्राइज करने में, लेकिन ये नहीं जानते कि विकर यहाँ से भी जा चुका है और वो आज यहाँ से गया है, अभी उसे आते कुछ समय तो लगेगा। ये भी हमें उदास सी लग रही थी विकर के जाने से। और ये आसमान की तरफ देखते हुए कहती है गॉड ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज इस ग्रेट वॉरियर पे अपनी ब्लेसिंग्स करना। और वो जल्दी से वापस, वहाँ काफी ज्यादा तूफान आ चुका था। विकर ऊपर देखता है और कहता है कि ये तो रेनी डे का सीन हो रहा है और तूफान आने वाला है, तो चलो जल्दी से मुझे अपना काम करना है। लेकिन ये तो मैडम का हाउस था, ये यहाँ क्या करने गया है? विकर कहते हैं मुझे यकीन है इस समय मैडम आराम कर रही होंगी और यही बेहतरीन टाइम है उसका शिकार करने का। विकर बताता है कि मैंने एक रोड मैप सिलेक्ट किया था जिसमें मैंने उन सब रोड्स को और जगह को ब्लॉक कर दिया है जहाँ से मैडम निकल के भाग सकती है या उसे एडवांटेज मिल सकता है। अब ये सही समय आ चुका है जिसमें मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है और इस पे एक्शन लेना है। इतने में वो भागता है और इसके केव के अंदर छलांग मार देता है और कहता है चलो अब मुझे इसका शिकार स्टार्ट करना चाहिए। उसे देखते ही मैडम जाग जाती है और अपना पॉइजन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिगर उसके स्पाइडर वेब्स को यूज करते हुए उस पे अटैक कर देता है। आप देख ही सकते हैं कि इस टाइम उसकी ऑरा पावर्स एक्सट्रीम लेवल पे हैं। वो अपनी बास्कर विलेज 6 टेक्निक को यूज करता है और इसकी फर्स्ट लेग को काट डालता है। वो जैसे इस सीन को देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और विकर पे उस पॉइजन से अटैक कर देती है, लेकिन विकर नहीं रुका। विकर उसकी एक टांग फिर से काट डालता है और वहाँ खड़े हुए इस सीन को देख रहा था और बताता है कि एडोनाई के मुताबिक अगर हम इसकी एक लेग काटते हैं तो ये उसे डबल गाल के दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। अब ये मैम काफी गुस्से में विकर की तरफ भागती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। उसका विकर पे अटैक हो ही चुका था और अब देख सकते हैं विकर के पीछे से ऑरा पावर्स निकल रही थी। विकर कहता है चलो अब मुझे अपने प्लान ए का यूज करना है। इतने में विकर काफी स्पीडली उसके इर्द गिर्द सारे वेब्स को काट डालता है। यही सीन को देख रही थी लेकिन इसे समझ नहीं लग रही थी कि विकर क्या प्लान कर रहा है और फिर वो स्ट्रॉन्ग पॉइजन को रिलीज करती है अपने केव के अंदर। विकर बहुत ही मुश्किल से उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज था। जिसका डर था वही हुआ, वो पॉइजन विकर की आर्म पे गिर चुका था। अब विकर हमें काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। देखते ही देखते वो पॉइजन उसकी सारी बाजू में फैल चुका था और उसने उसकी बाजू को डैमेज कर दिया था। विकर कहता है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि विकर ने अपने बाजू को ही काट डाला था। वो हमें अब काफी गुस्से में लग रहा था अपने बाजू को काटते हुए। अब वो कैसे फाइट करेगा, लेकिन उसका आर्म तो रीजनरेट हो रहा है। वो जब इस सीन को देखती है मैडम कहती है ये क्या चीज है? विकर कहता है तुम्हें सरप्राइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अब सेम उसी पोजीशन में हूँ जिस पोजीशन में अब तुम हो। और पहले से उसका हाथ ज्यादा स्ट्रांगली जनरेट हो चुका था और इसके पीछे खड़े मॉन्स्टर से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि किस बारे में बात चल रही है। एक दिन वो फिर से भागता है मैडम की तरफ। मैडम उस पर अटैक करती है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और उसकी एक टांग को दोबारा से काटता है। इतने में मैडम उस पर अटैक कर देती है लेकिन वो उसके उस अटैक से बचा है और फिर इस तरह काउंटर अटैक्स होते हैं, वो उनसे बचता जाता है और उसकी टांग को काट जाता है। अब वो काफी ज्यादा थक चुका था और इतने में ये अटैक उस पे होता है। अब वो उस अटैक से बच जाता है लेकिन वो इसकी लेग से रोल करता हुआ नीचे को गिरता है और अपने आप को संभालता है। अब उसने फाइनली इसकी इस लेग को दोबारा से काट दिया था और आगे भागता है। वो फिर से अपने पॉइजन को स्प्रेड करती है। विकर जल्दी से आगे भागता है और उसके पॉइजन से बचने की पूरी कोशिश करता है। वो उसकी एक लेग को काट तो देता है, यहाँ उसका अपना हाथ भी कटा हुआ पड़ा था, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि उसकी लेग पे पॉइजन गिर चुका था और वो डैमेज थी। अब उसने उस लेग को भी काट दिया था और रीजनरेट किया था। विगर कहता है अब और कितनी बारी मैं इसे रीजनरेट कर सकता हूँ? जब ये रीजनरेट होती है तो ये मेरे बहुत से स्टेमिना को यूज करती है। दूसरी तरफ ये मैडम अपनी लेग्स को डबल करी जा रही है और उसका कोई स्टेमिना नहीं यूज हो रहा और ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। अब वो काफी ज्यादा थक चुका था लेकिन साथ ही वो मुस्कुराता है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। इतने में वो उसका वेब यूज करते हुए वहां से बाहर की तरफ आता है। मैडम जैसे ही देखती है तो अपना रिवेंज लेने के लिए वो भी जल्दी से उस केव से निकलती है और बाहर की तरफ भागती है। अब वो अपने केव से बाहर निकल चुकी थी लेकिन उसे इस बात की नहीं समझ लग रही थी कि ये क्या करना चाह रहा है और ये इसने क्या किया है। विकर बताता है कि
तुम्हें पकड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो ये भी मेरे प्लान में शामिल था कि मैं तुम्हारी लेग्स को काटूं और ये जल्दी से जल्दी डबल हो जाएं। अब वो इसकी रीजन बताता है, जब मैं इसकी टांगों को काटूंगा और ये डबल होंगी तो इसके लिए चलना और भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसे दूसरे पाथ पे ले जाऊंगा जहाँ मेरे से इसका शिकार करना आसान हो जाएगा। लेकिन आपकी बारी वो विकर पे इस वेब से अटैक करती है और भी कहता है ये मैं पहले से ही जानता था, जब तुम्हारी लेग्स इनकाउंटर हो जाएंगी तो तुम अपने वेब को ही अपने शिकारी के लिए यूज करोगे। तुम्हारा वेब नॉर्मल फायर से तो जलने वाला नहीं है, अब यही वेब तुम्हारे लिए क्रिटिकल वीकनेस बनेगा। वीवी काफी क्रीपी लग रहा था और बताता है कि तुम्हारे इस वेब को जलाने के लिए मैंने हेली फायर अंडरवर्ल्ड से ली थी। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर होती है और केमिकल होता है जो किसी भी चीज को एक झटके में जला डालता है। विकर बताता है कि और जिस जगह तुम मौजूद हो ये तो जगह वैसे ही गैसेस से काफी ज्यादा क्रॉप्स है, अब इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे बहुत ज्यादा आसानी होगी। इतने में विवी बियर के ऊपर आ जाता है और कहता है ऐसे लगता है फायर को स्प्रेड करने के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तुमने काफी ज्यादा कर्मास किए क्योंकि तुम ताकत के नशे में थी, लेकिन अब ये वो समय आ चुका है जब तुम कर्मा रिसीव करोगी और वो कर्मा तुम्हें मैं ही देने वाला हूँ। और इतने में विकर अपनी वेबसाइट से इस बियर में उस एलिफेंट को इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो उसमें कम्प्लीटली इंजेक्ट हो जाता है तो वहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग एलिफेंट केमिकल रिलीज होता है जो हर तरफ फैल जाता है। लेकिन हमें अब ये देखना है क्या वो वर्क करेगा जैसे विवी ने सोचा था या नहीं। और फिर हम पास का कुछ सीन देखते हैं जहाँ विकर उसे हंट करने के लिए रिसर्च कर रहा था। विकर इस फैक्ट को देख के काफी ज्यादा शौक होता है। विकर कहता है प्रैक्टिकल असेसमेंट के दौरान जब मैं साइबेरिया से मिला तो उसे उसके टेरिटरी से बुला दिया गया था। उस समय मेरा एक क्वेश्चन था, ब्लॉक ट्राइब मेंबर ने इसे इसकी टेरिटरी से भगा के लेन और माउंटेन की तरफ क्यों छोड़ दिया है? उसका जवाब ये था कि उन्होंने अपने टेरिटरीज को काफी एक्सपेंड किया था। तो जो ट्राइब मेंबर था उसे मैडम की तरफ से पुश करके लेन और माउंटेन की तरफ फेंक दिया गया था। तो मैं फिर समझा फाइनली मैडम की हिडन इंटेंशन क्या है। असल में मैडम ट्राइब मेंबर्स को अपने डिफेंस के लिए यूज करती है ताकि वो साइबेरियस जैसे हेल डेमोनिक बीस्ट से अपने आप को बचा सके। तो अब इसकी वीकनेस हेलीफायर थी जिस वजह से ये साइबेरियस को लेनर माउंटेन की तरफ पुश करवाती थी ब्लॉक से। और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी कमजोरी मेरे सामने ही है। ये थी हेलीफायर जो अब वो इस बेल्जीवेब में इंजेक्ट करने वाला था और उसने उस हेलीफायर को सारी बेल्जीवेब में इंजेक्ट कर लिया था। अब वो उसी बेल्जीवेब से इस मॉन्स्टर में इंजेक्ट कर देता है हेलीफायर। जैसे ही वो इंजेक्ट होती है तो आग सी जनरेट होती है, साथ ही वो मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग सी हेलीफायर केमिकल गैस को एक्सपेल कर देता है और वो हर जगह फैलती है। जहाँ जहाँ वो जाती है वो इसके वेब को जला के राख करी जाती है। अब वो मैडम तक पहुंच चुकी थी और मैडम उसके बाद काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में जाने वाली थी। फिर कहता है अब ये वो समय आ चुका है जिस टाइम तुम्हें कदम पीछे हटाने पड़ेंगे और अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल था जिससे वहाँ के काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और फिर वो मैडम भागती हुई अपनी केव के अंदर वापस चली जाती है। फिकर खड़ा यहाँ इस सीन को देख रहा था। फिकर कहता है ये रियलाइज करने के बाद कि मैडम की कमजोरी हेलीफायर थी तो मैंने डिसाइड किया था कि इस पे इसी से अटैक करूंगा और ये जब इस सिचुएशन में होगी तो ये अपने स्पाइडर वेब को भी नहीं यूज कर पाएगी। अब तो ये जिस कंडीशन में है इसकी लेग्स काफी ज्यादा डबल हो चुकी हैं, अब ये उस माउंटेन से क्लाइंब भी नहीं कर सकती। इस सिचुएशन में इसके लिए बचना इम्पॉसिबल हो गया है। जैसे इस हेलीफायर ने इसकी स्किन को जला दिया, अब ये ब्रेथ हॉट एयर इसके लंग्स को भी खत्म कर डालेगी। वेगन मन में सोचता है अब सिर्फ एक चीज बची है, मुझे वेट करना है इसके मरने का। जैसे ही ये मर जाएगी मुझे इसकी एबिलिटीज को ऑब्टेन करना है। लेकिन इतने में विकर काफी शौक हो जाता है, अब ऐसा क्या हो गया जो ये बहुत ही ज्यादा शौक था और सडनली इस तरफ देखता है और कहता है ये क्या हुआ। साथ ही हमें इस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था और देखने में लग रहा था कि वहाँ आग लग चुकी है। लेकिन साथ ही वो आग बुझती है और वो चट्टान में खतरनाक धमाका होता है जिससे वो चट्टान ही सारी फट जाती है जिसके अंदर मैडम रहती थी। फिकर कहते हैं ये क्या हुआ, अब क्या हुआ है और क्या होने वाला है ये हम देखते हैं। लेकिन साथ ही मैडम उसके अंदर से बाहर निकलती है। विकर कहता है तो क्या वो माउंटेन इसने तोड़ दी है। अब वो उस माउंटेन से भागी हुई नीचे की तरफ उतरती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी, दर्द की वजह से चिल्ला भी रही थी। इतने में ही वो स्ट्रॉन्ग पॉइजन को रिलीज करती है। ये उसकी एंड लेवल पॉइजन एनर्जी थी। वो पॉइजन को इस तरह एक्सपेल करती है कि वो सारे माउंटेन से उस डीप फॉरेस्ट की तरफ फैल जाता है। वो जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ से चीजों को जलाता जाता है। उसने तो पॉइजन की बारिश की हुई थी लेकिन फिगर उस मैडम के नीचे था। वो ये देख के बहुत ज्यादा शौक होता है कि इसे मैं कैसे नजर नहीं आया। जैसे ही वो फोकस करता है तो वो कहता है उस आग
ने इसकी आंखों को जला दिया है, जिस वजह से ये अब देख नहीं सकती। और अब उसकी नजर उसकी बॉडी में पड़ती है, तो वो कहता है जब इसने उस माउंटेन को तोड़ने की कोशिश की तो उससे इसकी बॉडी में अब क्रैक आ चुके हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई और उसकी लेग से क्लाइम करता हुआ वो आगे बढ़ता है और उसकी टांगों को काटना शुरू करता है। वो कहता है अब मेरा एम उसकी बॉडी के क्रैक पार्ट पे है, जहाँ से मुझे उसे डैमेज देना है। और वो सिक फैंग को यूज करता हुआ उनके क्रैक स्पॉट के ऊपर हिट करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके वहाँ हिट कर रहा था। ईद ने वो जैसे वहीं से पीछे हटता है और कहता है मैंने इनमें काफी ज्यादा हिट्स की हैं, लेकिन ये टूट क्यों नहीं रहे। वो कहता है चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वो जैसे ही उसके करीब होता है और उसकी आंखों को काटने लगता है तो इतने में उसकी आंखों के पास वाली स्किन रीजनरेट होना स्टार्ट होती है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो उसकी आंखें दोबारा से रीजनरेट हो गई थी। वो कहता है इसकी आंखें ये तो वापस से लौट आई हैं। वो जैसे ही विकर को देखती है तो वो डरती हुई तेजी से वहां से भाग जाती है और भागते हुए पहाड़ से नीचे छलांग मार देती है। वो इतनी डरी हुई भागती है कि विकर को अपनी टांगों के नीचे रोल के कुचल डालती है। विकर कहता है मैंने एक मिस्टेक की है जो मुझे बहुत ही भारी पड़ी है। मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि वो अपने बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को रीजनरेट करती है। उस गलती की वजह से मेरी दोनों टांगे डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। विकर अब काफी ज्यादा डर चुका था और बुरी कंडीशन में था। वो कहता है अब मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने इन टांगों को रीजनरेट कर पाऊंगा या नहीं। इतने में वो मैडम भागती हुई वहाँ वापस से आ जाती है और विकर को ढूंढना शुरू हो जाती है। विकर कहता है जल्दी से मुझे यहाँ से उठना होगा, लेकिन इतने में एक पर्सन उसके ऊपर आता है और कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट कर रहे हो और तुमने अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए इस डिजायर फॉरेस्ट को क्यों चुना। ये सब कुछ तुमने हुगो से रिवेंज लेने के लिए किया है और तुम्हारे माइंड में सिर्फ हुगो को मारना ही हर समय चल रहा होता है। फिर उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है ये कौन पर्सन है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और ये इतना कुछ मेरे बारे में कैसे जानता है। वीर कहता है हाँ मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही तो ख्वाहिश है और वो यही ख्वाहिश है। वो कहता है चलो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या विकर अब इसके हाथों मारा जाएगा या ये पर्सन विकर को उस मैडम से बचाएगा। अब एक स्ट्रॉन्ग सा ट्विस्ट है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। नेक्स्ट एपिसोड ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।